नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। और रोज़ की तरह आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए 30 प्रश्नों का एक सेट। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आज की क्विज का। तो बिना समय व्यर्थ गवाए आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, राम शब्द किस शब्दभेद का उदाहरण है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण या डी क्रिया। तो राम हमारा बी संज्ञा है। प्रश्न 2, सुंदर शब्द किस शब्दभेद का उदाहरण है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया या डी अव्यय। तो सुंदर संज्ञा नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा, किंतु बी विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मैं कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निजवाचक या डी संबंधवाचक। तो दोस्तों, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब केवल हमसे पुरुषवाचक पूछा है तो पुरुषवाचक ही लगा देंगे। पुरुषवाचक हो जाएगा। प्रश्न 3 में मैं हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 4 पर। लड़की का बहुवचन क्या होगा? ए लड़कियाँ, बी लड़कियाँ, सी लड़कियों या डी लड़कियाँ ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लड़कियाँ। ऑप्शन बी लड़कियाँ सही हो जाएगा। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? हमसे पूछा है पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है, तो पुत्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा ए स्त्री, बी पुत्री, सी कन्या या डी महिला। पुत्र का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा? पुत्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा बी पुत्री। पुत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, गमन शब्द किस धातु से बना है? गमन शब्द किस धातु से बना है? ए गम, बी चल, सी जा या डी गत। तो गमन शब्द ए गम धातु से बना है। गम धातु से बना है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? समास है तो हम विग्रह करके देखेंगे। विग्रह करके देखेंगे कि राजपुत्र का सामासिक विग्रह क्या होगा। राजपुत्र का सामासिक विग्रह होगा दोस्तों राजा का पुत्र। अब देखते हैं कौन से समास में आया। राजा का पुत्र किस में आएगा? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो दोस्तों, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र अर्थात बीच में आएगी कारक विभक्ति, और कारक विभक्ति वाला ना तो द्वंद्व होता है, ना बहुव्रीहि होता है, ना अव्ययी भाव होता है। ये बस हमारा तत्पुरुष समास होता है। बी तत्पुरुष हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, जल से भरा हुआ
जल से भरा हुआ। से क्या है? से हमारा दोस्तों कारक विभक्ति है, कारक चिन्ह है। और ये कारक चिन्ह किसका है? से भरा हुआ। से भरा हुआ है तो ये कारक है हमारा करण कारक। और कारक कोई भी हो, कारक यदि है तो तत्पुरुष ही आएगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष का जोड़ा आता है। द्विगु में संख्यावाची पद आता है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। किंतु हमसे पूछा है जल से भरा हुआ और कारक विभक्ति आती है तत्पुरुष समास में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिम धनालय में कौन सी संधि है? ए गुण, बी वृद्धि, सी दीर्घ या डी यण। हमसे पूछा है हिम धनालय में कौन सी संधि है। तो जहाँ पे हमें आ धन आ बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है? आ धन आ। आ धन आ बनाया जाए, ई धन ई बनाई जाए, ऊ धन ऊ बनाया जाए, अर्थात एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण बनाया जाए तो संधि भी तो दीर्घ हो जाएगी दोस्तों। उच्चारण दीर्घ बनेगा तो संधि भी तो दीर्घ ही होगी। दीर्घ संधि हो जाएगी हिमालय शब्द में। अगला प्रश्न है, विद्याधनालय का संधि रूप क्या होगा? हमसे पूछा है विद्याधन आलय का संधि रूप क्या होगा? तो देखिए, विद्याधन आलय का संधि रूप वही होगा जो किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में? ओहो हो, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में तो एक ही समान दिए हैं। बी, सी और डी में तो एक ही समान दिए हैं, तो कोई भी लगा लेंगे। ये तो तीनों एक ही समान दिए हैं। ऑप्शन गलत आ गए हैं इस वाले के, ऑप्शन गलत आए हैं इसके। यदि ये पूछते कौन सा नहीं होगा, तब हमारे पास सही ऑप्शन था कि ए वाला नहीं होगा। चलो हम इसमें कर लेते हैं, नहीं को ऐड कर देते हैं। विद्यालय का संधि रूप, यहाँ लगाएं। विद्यालय का संधि रूप इनमें से कौन सा नहीं है या क्या नहीं है? यदि हमसे पूछा जाता विद्यालय का संधि रूप क्या नहीं है, तब हम बता सकते थे कि ऑप्शन ए नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन तो सही हैं बिल्कुल, इसके ऑप्शन ही गलत आए हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये प्रश्न पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं आपसे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास या डी रहीम। ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास या डी रहीम। तो इसमें से हमारे सी तुलसीदास जी हैं, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं।
तुलसीदास जी हैं जो रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछता है सूर सागर के रचयिता हैं। तो सूर सागर के रचयिता कौन है दोस्तों? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सूर देख लो और सूर देख लो। सूरदास जी हो जाएंगे सूर सागर के रचयिता। तुलसीदास जी रामचरितमानस के हैं। बिहारी जी बिहारी सतसई के हैं। कबीर जी साखी के हैं, रामायणी के हैं, बीजक के हैं। सूर सागर के रचयिता पूछा है तो सूरदास जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? अभी अभी हमने इनकी रचना का नाम लिया था और अभी अभी लीजिए रचना आ भी गई। हमसे पूछा है बीजक किसकी रचना है? ए रहीम की, बी कबीर की, सी जायसी की या डी भारतेंदु की? तो बी कबीर हो जाएंगे बीजक के रचयिता। कबीर दास जी हैं जिन्होंने बीजक की रचना की है। इनका काव्य संग्रह है बीजक के नाम से। रहीम दास जी के दोहे हैं। जायसी जी का पद्मावत है। भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा है। हमसे पूछा है बीजक जो कि कबीर जी का है। देखते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत के रचयिता हैं, लीजिए पिछले प्रश्न में नाम लिया और इस प्रश्न में आ भी गया। दोस्तों। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। कबीर जी ने बीजक लिखा है। हमसे पूछा है पद्मावत। इसके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी साहब। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि साकेत के रचयिता वही हैं जिन्होंने भारत भारती को लिखा है, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, जिन्होंने यशोधरा को लिखा है। अब आप बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद या सी निराला या फिर डी पंत? तो मैं बात कर रही हूँ ए मैथिली शरण गुप्त जी की। इन्हीं को कहा जाता है भारत का राष्ट्रकवि। इन्हीं ने यशोधरा लिखा है, इन्हीं ने भारत भारती लिखा है। साकेत के रचयिता भी गुप्त जी ही हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखा है। निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर लिखा है, परिमल लिखा है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कामायनी किसकी रचना है? लीजिए दोस्तों, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया और अभी कामायनी भी आ गई। अभी आपको बताना है कि कामायनी किसकी रचना है। ए पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा? तो कामायनी है जयशंकर पंत जी की। निराला जी की है वह तोड़ती पत्थर अथवा परिमल। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि। और महादेवी वर्मा जी यामा, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि की रचना इन्होंने की है। हमसे पूछा था कामायनी की रचयिता जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। परिमल किस कवि का काव्य संग्रह है? ये दोस्तों एक प्रश्न में बताते हैं और दूसरे में प्रश्न बन के आ जाता है। परिमल संग्रह है निराला जी का। दिनकर जी की कामायनी है। महादेवी जी की यामा है। निहार है, नीरजा है, दीप शिखा है, सांध्य गीत है, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार है। परिमल की बात करें तो निराला जी का है। यामा किसकी रचना है? लीजिए, यामा रचना है उन्हीं की जिनका मेरा परिवार है, जिन्होंने दीप शिखा को लिखा है, जिन्होंने नीरजा को लिखा है, जिन्होंने निहार को लिखा है।
किसकी बात कर रही हूँ मैं? ए पंत, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद या डी निराला? तो मैं बात कर रही हूँ बी महादेवी वर्मा जी की। मैं बात कर रही हूँ महादेवी वर्मा जी की। इन्होंने यामा लिखा है, यामा को लिखा है, दीपशिखा को लिखा है, निहार, नीरजा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और भी बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी। प्रसाद जी की कामायनी है और निराला जी की है परमल। एक जगह पे मैंने यहाँ बताया था दिनकर जी की कामायनी। दिनकर जी की कामायनी नहीं है दोस्तों, गलती से बोल दिया मैंने। दिनकर जी की रश्मि रथी है, कामायनी प्रसाद जी की है। लीजिए, दिनकर जी का नाम लिया था रश्मि रथी में, आ गई रश्मि रथी। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है हमसे पूछा है। ए बच्चन, बी प्रसाद, सी नागार्जुन या डी रामधारी सिंह दिनकर? तो हमारा सही उत्तर है डी रामधारी सिंह दिनकर। बच्चन जी की मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है। प्रसाद जी की कामायनी है, झरना है, आंसू है, लहर है, इरावती है, कंकाल है, तितली है। नागार्जुन जी की शायद अभी निकट भविष्य में आएगी इनकी भी रचनाएँ, लेकिन हमसे पूछा है रश्मि रथी, तो इनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लीजिए, आ गया। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है? मैंने अभी अभी बताया था मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है। मधुशाला कृति है हरवंश राय बच्चन जी की। दिनकर जी की रश्मि रथी, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि, निराला जी का परमल और हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा नीड़ का निर्माय फिर आदि रचना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, जो कहता है राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिएगा आप। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। भारत के राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित हैं मैथिली शरण गुप्त जी, किंतु इस समय मैथिली शरण गुप्त जी का नाम ही नहीं है। ऑप्शन देखिए ध्यान से, ए बच्चन, बी पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। यदि दोस्तों हमें मैथिली शरण गुप्त जी का नाम नहीं मिलता है, यदि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम नहीं है, तब गुप्त जी के नाम की अनुपस्थिति में या गुप्त जी की अनुपस्थिति में हम ये कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को, क्योंकि इनको भी भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त जी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी को लगाएंगे राष्ट्र कवि के रूप में। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। होगा तभी जब मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे। यदि मैथिली शरण गुप्त होते तो हम मैथिली शरण गुप्त लगाते, किंतु मैथिली शरण गुप्त नहीं हैं, तब फिर कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। इनको भी मैंने कई बार बताया है भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। कवितावली किसकी रचना है? ये आज थोड़ा नया प्रश्न है, हमसे पूछा जाता है रोज़ रामचरितमानस। आ जाइए कवितावली। सबसे पहले देखिए, सूरदास जी की रचनाएं सूर से स्टार्ट होती हैं। सारी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर होती हैं। जैसे हमने पढ़ा सूर सागर, सूर सारावली सूर से स्टार्ट होती हैं। कबीर जी की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी और बीजक हैं। रहीम जी के दोहे हैं और तुलसीदास जी की हैं दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि। हमसे पूछिए कवितावली, तो इसके रचयिता भी हो जाएंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निशा निमंत्रण किसकी कृति है? तो दोस्तों निशा निमंत्रण उन्हीं की कृति है जिन्होंने लिखा है मधुबाला को, जिन्होंने लिखा है मधुशाला को, तथा जिन्होंने लिखा है निशा निमंत्रण, जिन्हें हालाबाद का जनक कहा जाता है।
कौन है इनमें से, आप बता सकते हैं? ए पंत, बी दिनकर, सी हरवंश राय बच्चन या डी प्रसाद? तो ये हो जाएंगे सी हरवंश राय बच्चन। आपको हालाबाद का जनक भी कहा जाता है। आपने मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और नील का निर्माण फिर जैसी रचनाएं लिखी हैं। दिनकर जी जाने जाते हैं रश्मि रथी, उर्वशी आदि रचनाओं के लिए, और प्रसाद जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कामायनी के लिए। इसके अलावा भी आपने और रचनाएं की हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हमसे पूछा है गोदान के लेखक हैं, अब हमें बताना है गोदान के लेखक कौन हैं। तो देखिए, गोदान के लेखक वही हैं जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, और वो कौन है? ए अज्ञेय, बी रेणु, सी प्रेमचंद या डी यशपाल? गोदान के लेखक हैं जिनका नाम धनपत राय है, जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, जिन्होंने गबन को लिखा है, जिन्होंने मंगलसूत्र लिखा है, जिन्होंने रंगभूमि लिखी है, जिन्होंने कर्मभूमि लिखी है, जिन्होंने सेवा सदन लिखा है, अथवा जिन्होंने सरोज स्मृति लिखी है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद साहित्यिक नाम है इनका। इसके अलावा आपने उर्दू में नवाब राय के नाम से भी रचना की है। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है दोस्तों। अभी अज्ञेय जी की रचना भी आएगी, आज अज्ञेय जी की भी रचना ली है। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मैला आंचल किसकी रचना है? मैंने पिछला वाला प्रश्न ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं, क्योंकि मैं एक प्रश्न को समझाती हूँ और अगले प्रश्न में फिर उसी प्रश्न से संबंधित कोई आ जाता है। तो मैला आंचल मैंने समझाया नहीं। मैला आंचल मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ। ये रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। मैला आंचल रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है, और गोदान गबन जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के लिए आप प्रसिद्ध हैं। यशपाल जी का पर्दा प्रमुख है। अज्ञेय जी की रचना का मैं नाम नहीं लूँगी, अभी आएगी, तो मैं अज्ञेय जी की रचना का नाम ही नहीं लूँगी अभी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, आप बताइए दोस्तों? ए रेणु, बी प्रेमचंद, सी यशपाल या डी अज्ञेय? बताइए, कमेंट करिए आंसर को जल्दी से। कमेंट में आंसर कीजिए, कौन है इस पाठ के रचयिता? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मैंने आपको बताया था, मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान गबन, सेवा सदन आदि प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पर्दा के लेखक हैं यशपाल। अब बची शेखर एक जीवनी, तो इसके लेखक हैं हमारे माननीय अज्ञेय जी। इसीलिए इसी कारण से मैंने इनका नाम पिछली बार नहीं लिया था। और अज्ञेय जी की रचना आ गई है, जैसे मैंने कहा था अज्ञेय जी की रचना आएगी, आ गई है शेखर एक जीवनी नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। और हमसे पूछा है झांसी की रानी कविता किसने लिखी? झांसी की रानी पर दोस्तों अनेकों कविताएं लिखी गई हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ही लिखी है। कई लेखकों ने, कई कवियों ने कई कविताएं लिखी होंगी, किंतु प्रमुख रूप से जो विख्यात हुई है वो हमसे पूछी है कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी बच्चन या डी सुभद्रा कुमारी चौहान ने? तो देखिए, महादेवी वर्मा को जाना जाता है यामा, निहार, नीरजा, सांध्य गीत आदि के लिए। बच्चन साहब मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण जैसी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। हमसे पूछिए झांसी की रानी, तो इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को लिखा है। आपको वीर रस की कवित्री कहा जाता है। झांसी की रानी के अलावा आपने वीरों का कैसा हो बसंत भी लिखी है। वीर रस की कवित्री प्रमुख रूप से कही जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उर्वशी किसकी रचना है? तो दोस्तों उर्वशी उसी की रचना है जिसने कुरुक्षेत्र को लिखा है तथा जिसने रश्मि रथी को लिखा है।
और वो कोई और नहीं है, वो हैं हमारे द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। बच्चन साहब की मधुबाला मधुशाला निशा निमंत्रण, निराला जी की परिमल है, लोकायतन है। हमसे पूछा है पल्लव किस कवि का काव्य संग्रह है। पल्लव उन्हीं का काव्य संग्रह है जिन्हें प्रकृति का सुकुमार प्रेमी कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रसाद जी कामायनी के लिए प्रसिद्ध हैं, निराला जी लोकायतन व तोड़ती पत्थर तथा परिमल के लिए प्रसिद्ध हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि और इन्हीं की रचना है पल्लव। इससे पहले मैंने इनकी रचना की बात नहीं की है, आज बताती हूँ कि इन्हीं की रचना है पल्लव, इनका काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा जी को यामा, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि रचनाओं के लिए जाना जाता है। अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, हिंदी साहित्य का इतिहास की रचयिता कौन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब बारी है आपके बोनस प्रश्न की, जिसका उत्तर मैं नहीं दूंगी आपको। कामायनी किस साहित्यिक युग की प्रतिनिधि कृति मानी जाती है। ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद या डी प्रगतिवाद। मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ आपको कामायनी किसकी है, ये पढ़ा चुकी हूँ। कब लिखी गई है, किस युग में, ये आपको बताना है आज। इसका उत्तर आपको स्वयं बताना है। साथ ही यह भी बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो भाई आप पूछ सकते हैं कमेंट में। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही और कक्षाओं के लिए, ऐसे ही और क्विज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।